वाटर ट्रीटमेंट इंडस्ट्री में खासकर एसटीपी या ईटीपी चलाते वक्त कुछ ऐसे बायोलॉजिकल पैरामीटर्स होते हैं जिनके बिना प्लांट का चलना लगभग नामुमकिन है। आज के इस विश्लेषण में हम सीधे उन्हीं कोर पैरामीटर्स के बारे में बात करेंगे जो किसी भी ट्रीटमेंट प्रोसेस की जान होते हैं। इस चर्चा में हमारा फोकस एरेशन प्रोसेस के 3 मूल स्तंभों पर रहेगा। पहला MLSS यानी प्लांट की सेना, दूसरा MLVSS जो इस सेना में असली काम करने वाले हैं, और तीसरा HRT यानी ट्रीटमेंट के समय का क्या महत्व है, और आखिर में हम इन तीनों के सही बैलेंस को समझेंगे। चलिए एरेशन के इन 3 स्तंभों को थोड़ा और करीब से समझते हैं। एक प्लांट की जो ओवरऑल एफिशिएंसी होती है ना, और आगे लगने वाली सभी आरओ मेम्ब्रेन्स की जो लाइफ होती है, वो पूरी तरह से बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट पर निर्भर करती है। ये 3 पैरामीटर्स एरेशन प्रोसेस का बिल्कुल दिल हैं। पानी की क्वालिटी से लेकर इक्विपमेंट कितने साल चलेगा, यह सब कुछ यहीं से तय होता है। अब आते हैं पहले स्तंभ पर, यानी MLSS। इसे हम आम भाषा में प्लांट की एक सेना भी कह सकते हैं। एरेशन टैंक के पास जाने पर सबसे पहले यही MLSS ध्यान में आता है। टैंक के अंदर जो डार्क ब्राउन रंग का पानी होता है, जिसमें हवा के बबल्स लगातार चलते रहते हैं, उसे टेक्निकली मिक्स्ड लिकर कहते हैं। इस मिक्स्ड लिकर के अंदर तैरने वाले जितने भी ठोस पदार्थ हैं, उन्हें MLSS कहा जाता है। अगर फील्ड की भाषा में कहें तो ये एक तैनात सेना की तरह है। ये सेना पानी में आने वाली ऑर्गेनिक गंदगी को यानी BOD और COD को खाकर लगातार खत्म करने की कोशिश कर रही है। लेकिन यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट है। ये जो पूरी सेना है ना, इसमें सब के सब एक्टिव योद्धा नहीं होते। इस घोल के अंदर जिंदा बैक्टीरिया तो होते ही हैं, पर उनके साथ साथ मरे हुए बैक्टीरिया, ऑर्गेनिक कचरा और यहाँ तक कि धूल मिट्टी भी एक ही साथ घूम रहे होते हैं। यानी सब कुछ एक साथ मिक्स होता है। और इसी वजह से किसी भी स्टैंडर्ड STP को सही ढंग से चलाने के लिए एक निश्चित न्यूमेरिकल रेंज मेंटेन करना बेहद ज़रूरी हो जाता है। ये गोल्डन रेंज है लगभग 2000 से लेकर 3500 मिलीग्राम्स पर लीटर के बीच। अगर पैरामीटर इस रेंज में है तो समझ लीजिए प्लांट एकदम हेल्दी चल रहा है। पर सोचिए, अगर ये बैलेंस बिगड़ जाए तो क्या होगा? अगर MLSS इस रेंज से बहुत कम है तो जाहिर सी बात है, कचरा साफ करने के लिए बैक्टीरिया कम पड़ जाएंगे और ट्रीटमेंट बिल्कुल खराब हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अगर ये बढ़कर 4 या 5000 से ऊपर चला जाए तो और भी बड़ी मुसीबत है। ऑक्सीजन की भारी कमी हो जाएगी, सेटलिंग नहीं हो पाएगी, और सबसे खतरनाक बात, स्लज ओवरफ्लो होकर आगे के सारे फिल्टर्स को पूरी तरह चोक कर देगा। तो चलिए अब अपने दूसरे स्तंभ की तरफ बढ़ते हैं, MVSS। यानी इस पूरी सेना में असली काम करने वाले आखिर कौन हैं? अभी हमने बात की थी कि MLSS में बेकार धूल मिट्टी और मरे हुए बैक्टीरिया भी होते हैं। इसलिए हमें एक और पैरामीटर की जरूरत पड़ती है जिसे MLVSS यानी मिक्स्ड लिक्विड वॉलेटाइल सस्पेंडेड सॉलिड्स कहते हैं। एक ऑपरेटर के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि कितने बैक्टीरिया असल में कचरा खाकर काम कर रहे हैं और कितने सिर्फ जगह घेरकर भीड़ बढ़ा रहे हैं। ये पैरामीटर बिल्कुल वही करता है। ये नॉन वर्किंग डेड वेट को अलग करके एकदम सच्चे एक्टिव बायोमास का हिसाब निकालता है। इसे निकालने का लैब प्रोसेस सच में बड़ा दिलचस्प है। सबसे पहले MLSS का एक सैंपल लेते हैं और फिर उसे मफल फर्नेस के अंदर 555 डिग्री सेल्सियस की तेज आंच पर जला देते हैं। अब जो हिस्सा जलकर हवा में उड़ गया वही हमारा वॉलेटाइल हिस्सा होता है, और बस बचे हुए हिस्से की कैलकुलेशन से हमें जिंदा काम करने वाले बैक्टीरिया यानी एक्टिव बायोमास की बिल्कुल सटीक जानकारी मिल जाती है। तो सवाल ये उठता है कि एक परफेक्टली हेल्दी एरेशन सिस्टम में ये रेशियो कैसा होना चाहिए? एक्टिव बायोमास हमेशा टोटल MLS का लगभग 70 से 80% हिस्सा होना चाहिए। यानी अगर 75% एक्टिव बैक्टीरिया है और सिर्फ 25% डेड वेट या ऐश है तो सिस्टम एकदम बेहतरीन चल रहा है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा डेंजर सिग्नल भी होता है। मान लीजिए कि MLSS 3000 पर बिल्कुल स्टेबल दिख रहा है, पर जब चेक किया गया तो पता चला कि MLVSS रेशियो गिरकर सिर्फ 50% रह गया है। ये इस बात का क्लियर इशारा है कि अंदर एक्टिव बैक्टीरिया लगातार मर रहे हैं और टैंक के अंदर सिर्फ कचरा इकट्ठा हो रहा है। अब समय आ गया है तीसरे और अंतिम पैरामीटर पर आने का। ये है HRT, जहां समय का सबसे बड़ा महत्व है। HRT यानी हाइड्रोलिक रिटेंशन टाइम, ये हमारा फोकस बैक्टीरिया से थोड़ा हटाकर ट्रीटमेंट के समय पर ले आता है।
देखिए, किसी भी सेना या वर्कफोर्स की तरह इन बैक्टीरिया को भी आने वाले कचरे को पूरी तरह से तोड़ने के लिए एक निश्चित वक्त चाहिए होता है। गंदा पानी एरेशन टैंक के अंदर साफ होने के लिए कुल कितना समय बिताता है, बस उसी समय को HRT कहते हैं। इसकी कैलकुलेशन बिल्कुल सीधी है। मान लीजिए टैंक का टोटल वॉल्यूम 1000 क्यूबिक मीटर है और पानी का फ्लो रेट 100 क्यूबिक मीटर पर आवर है, तो बस वॉल्यूम को फ्लो रेट से डिवाइड कर दीजिए। नतीजा आया 10 घंटे। इसका मतलब है वो पानी ट्रीटमेंट के लिए ठीक 10 घंटे टैंक में रुक रहा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि HRT के मामले में दोनों एक्सट्रीम्स बहुत नुकसानदायक होते हैं। अगर HRT बहुत कम है तो फ्लो इतना तेज होगा कि गंदा पानी बिना साफ हुए ही निकल जाएगा, जिसे वॉशआउट कहते हैं। और अगर HRT बहुत ज्यादा रख दिया तो पानी इतनी देर तक रुकेगा कि अंदर के बैक्टीरिया को नया खाना ही नहीं मिलेगा और बेचारा पूरा बायोकल्चर भूखा मर जाएगा। तो अब इस पूरे विश्लेषण को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं इन तीनों के सही बैलेंस का क्या असर होता है। एक पूरे प्लांट की अंतिम सफलता और आगे आने वाली सारी मशीनरीज की लाइफ इन तीनों मैट्रिक्स को हार्मोनाइज करने पर टिकी है। अगर वक्त पर स्लज वेस्ट करके MLSS को कंट्रोल में रखा जाए, 70 से 80% का MLVSS रेशियो मेंटेन हो और डिजाइन वाले HRT का स्ट्रिक्टली पालन किया जाए, तो प्लांट बिल्कुल मक्खन जैसा चलेगा। डाउनस्ट्रीम में RO मेम्ब्रेन्स सालों साल चलेंगी और केमिकल क्लीनिंग के भारी खर्चे भी सीधे तौर पर बच जाएंगे। तो इस सारी चर्चा से एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग कितनी ज्यादा जरूरी है। ये हमें अपने एरेशन टैंक की उस अदृश्य सेना के बारे में एक बहुत अहम सवाल देकर जाता है। क्या उस टैंक के अंदर बैक्टीरियल वर्कफोर्स पूरी तरह से बैलेंस्ड और हेल्दी है, या वो वहां चुपचाप भूखी मर रही है? इस सवाल का जवाब ही किसी भी ट्रीटमेंट प्लांट की असली सफलता तय करता है। इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।